हेलो। हमने पिछली क्लास में गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ा था। गैसेस स्टेट में हमने पढ़ा कि गैसेस जो है, कुछ रिकॉल कर लेते हैं पीछे का। गैसें कितने प्रकार की थी? एक तो आदर्श थी और एक वास्तविक थी। आदर्श और वास्तविक की डेफिनेशन में की थी, जो समस्त ताप व दाब पर किसका पालना करे? आदर्श गैस समीकरण की पालना करे। क्या करे? आदर्श गैस समीकरण की पालना करे। वो क्या कहलाती है? आदर्श गैसें कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ से आदर्श गैस समीकरण की बात आई थी, तो हमने फिर इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? इसके लिए हमने नियम पढ़े थे। कौन से थे? फर्स्ट था बॉयल्स लॉ, जो क्या था? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। फिर हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ क्या था? V प्रोपोर्शनल टू T। और थर्ड पढ़ा था अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो में क्या पढ़ा था कि V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यही पढ़े थे। इन तीनों को मिक्स करके हमने एक समीकरण जो बनाई थी वो आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन जो बनी थी वो क्या थी? PV बराबर nRT पढ़ी थी। ठीक है। जैसे ही हमने ये पढ़ा, इसके बाद हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ना स्टार्ट किया था। यूनिट कन्वर्जन पढ़ा। यूनिट कन्वर्जन में हमने वॉल्यूम के लिए पढ़ा, प्रेशर के लिए पढ़ा, और ये गैस कांस्टेंट के लिए पढ़ा, और टेम्परेचर के लिए पढ़ा। आपने वॉल्यूम के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था वॉल्यूम के लिए? मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर वाला पढ़ा था। ऐसा ही कुछ था, मतलब लेंथ को लीटर के साथ कंपैरिजन हो गया था। अपन केमिस्ट्री में इसी हिसाब से काम लेते हैं। अगला हम पढ़ रहे थे प्रेशर का पढ़ा, तो प्रेशर का हमने 101, 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल वाला था कुछ, ऐसा ही था। पास्कल में पढ़ा, बार में पढ़ा, और किस में पढ़ा था? टोर में पढ़ा, mmHg में पढ़ा, और लास्ट किस में पढ़ा था? एक PSI में पढ़ा। इतनी यूनिट इसमें पढ़ी थी प्रेशर की, 1 ATM के बराबर, ऐसा कुछ पढ़ा। इसके बाद अपने इसको ऑर्डर में असाइन भी किया था। इसके बाद हमने टेम्परेचर का पढ़ा। टेम्परेचर का क्या था? C/5 F-32/9। आगे क्या था? रैंकी 4 K-273/5। ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा था? ये R। कौन बचा था? गैस कांस्टेंट R। गैस कांस्टेंट R की भी यूनिट कन्वर्जन पढ़नी थी। गैस कांस्टेंट में हमें क्या पढ़ना है? गैस कांस्टेंट के लिए सीधा सबसे पहले 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। ये इसकी पहली यूनिट थी, जो किस में थी? जूल में थी। वैसे 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स किस में है? लीटर ATM में है। इसकी अगली कौन सी आएगी? 0.083 बोल दो लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। इसकी अगली, इसको आप अब 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स किस में आ गई? कैलोरी में भी इसकी यूनिट आ गई R की। इसके अलावा 8.314 10⁷ डाइन सेंटीमीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 8.314 10⁷ अर्ग सेंटीमीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। ये हो गई, ये इतनी R की यूनिट है। उसके अलावा कुछ और याद रखने वाली कन्वर्जन जो है वो ये है कि 1 लीटर ATM किसके बराबर होता है? 101.3 जूल के बराबर होता है। अगला 1 लीटर ATM 24.2 कैलोरी के बराबर भी होता है, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल भी होता है। ठीक है। और कौन सा हो सकता है? 1 जूल बराबर
10⁻7 अर्ग भी होता है। ठीक है, ये था गैस कांस्टेंट के लिए। ये रही इतनी यूनिटें हैं कि भाई गैस कांस्टेंट का जो भी मान होगा, अगर जूल में है तो 8.314 होगा, अगर लीटर एटीएम में है तो 0.0821 होगा, 0.083 किस में होगा, लीटर बार में होगा। कैलोरी में अगर पूछ ले तो 2 कैलोरी होता है। डाइन सेंटीमीटर में पूछ ले तो 8.314 इंटू 10⁻7 होगा। 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग में होगा। अब वही अगर हम लीटर एटीएम की बात करें, लीटर एटीएम क्या है, एनर्जी की तो फॉर्म है। जूल क्या होता है, एनर्जी का ही तो मात्रक है, और लीटर एटीएम भी उसके बराबर होता है। मतलब ये भी किसकी मात्रक है, एनर्जी का ही मात्रक है। कितना जूल होता है, 1 लीटर एटीएम में कितना जूल होता है, 101.3 जूल। लीटर एटीएम में कितनी कैलोरी होती है, 24.2 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। यहाँ से हम क्या असाइन कर सकते हैं, अगर हमारे को इसका ऑर्डर बोल दिया जाए तो हम इसका ऑर्डर असाइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, लीटर एटीएम होगा। उसके बाद कौन होगा, कैलोरी होगी। कैलोरी के बाद में कौन होगा, जूल होगा। जूल के बाद कौन होगा, अर्ग होगा। सॉरी, हो गया, ये रहा। ऐसा ही हमने एक रिलेशन कहाँ पढ़ा था, और जैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ये पढ़ लिया है। ऐसे ही हमने पी के लिए भी पढ़ा था। पी के लिए क्या था कि एटीएम, बार, टोर और पीएसआई और पास्कल। ठीक है, तो इसमें कौन है, एटीएम सबसे बड़ा होता है, फिर बार, फिर टोर, फिर पीएसआई, और सबसे छोटा कौन होता है, पास्कल जो होती है यूनिट, वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये तो हमारा ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। अब ये यूनिट कन्वर्जन से काम का आएगा। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 50 जूल है, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। किसको, 50 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सीधा सीधा ये देखो कि हमें आर की वैल्यू जैसे याद हो तो हम क्या देखेंगे, जूल दे रखा है यहाँ पर, जूल ये रहा यहाँ पर। ठीक है, पूछा किस में है, कैलोरी में, ये रहा कैलोरी में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 50 जूल यहाँ लिखा इनटू किस में चाहिए हमारे को वैल्यू, कैलोरी में चाहिए। कैलोरी में इसकी वैल्यू क्या है, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अपॉन जूल में इसकी क्या वैल्यू है, R 3.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, आ गया, जूल से जूल कट हो चुका है, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स से केल्विन इनवर्स। बचा क्या, सिर्फ कैलोरी बचा है, ये रहा 100। ठीक है, अपॉन 8.314 कुछ 11 पॉइंट को समथिंग आंसर कैलोरी में मिल जाएगा। समझे, ऐसे ही हम टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, किसी की भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए आगे तक काम आती जाएगी। जब तक हम साइंस से रहेंगे तब तक हमारे लिए ये चीज़ें हमेशा ही काम आएगी। तो ये वही चीज़ है, आप इसमें से अब आपको कोई सा भी दे दो, जैसे मैंने जूल में दिया, अगर मैं बोल देता कि मेरे पास 20 कैलोरी है, ठीक है, और मुझे ये लीटर एटीएम में चाहिए, किस में चाहिए, कैलोरी है और लीटर एटीएम में चाहिए, तो अब लीटर एटीएम, ये रही लीटर एटीएम, कैलोरी में मेरे पास ये है, कैलोरी में मेरे पास वैल्यू है, किस में वैल्यू है मेरे पास, कैलोरी में मेरे पास वैल्यू है, तो कैलोरी वाला ऊपर लिखा, अपॉन कौन लिखेंगे, वो वैल्यू जो कैलोरी को काट सके, तो कैलोरी वाली वैल्यू वापस लिखेंगे, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, चाहिए किस में, लीटर एटीएम में चाहिए, तो 0.08
821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कट गया ये तो सीधा कैलोरी से कैलोरी कट गया, ये 10 हो गया, सीधा सीधा क्या हो गया, ये लो 821 लीटर एटीएम। आ गया याद, लीटर एटीएम में हो गया ये वैल्यू, इसमें आ गई है लीटर एटीएम में, ये वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके कि भाई हमने गैसेस स्टेट में क्या क्या पढ़ लिया था कि भाई 3 लो था, 3 लो से बन के ये आइडियल गैस इक्वेशन में बन गई थी, पीवी बराबर एनआरटी वगैरह। अब हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, फिर उस पर हम आगे काम करेंगे पूरा। तो एक एक करके हम लिखते जाएंगे पहले, उसके बाद उसको समझते भी चलेंगे, साथ में लिख लेंगे। अब हमें पढ़ना है गैसों का अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों के अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसमें इसकी कुछ पोस्टुलेट्स पढ़नी पड़ेगी। पोस्टुलेट्स, अभिग्रहितियाँ, क्या पढ़नी पड़ेगी, अभिग्रहितियाँ। मतलब कुछ इसने बातें बताई थी, जो भी ये सिद्धांत था गैस अणुगति सिद्धांत, इसने पहले बोला कि हमारी कुछ बातें वो आपको माननी पड़ेगी, फिर ही आपको एक इक्वेशंस मिलेगी। उस इक्वेशन को आप हर गैस पे लागू कर सकते हैं, हर नियम पे लागू होगी, हर गैस पे लागू होगी, चाहे जैसे भी कंडीशन हो वो। ठीक है, तो अब उसमें से सबसे पहला जो था वो हम लिखते हैं, प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, ये पहली पोस्टुलेट्स यही थी कि गैस के जो भी है, गैस जिनसे मिलके बनी होती है वो क्या होते हैं, अणु या मॉलिक्यूल्स। ये हमें सबको पता भी है वैसे। ठीक है, दूसरी लिखनी है, किसी गैस के समस्त अणु एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं, परंतु दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। मतलब कोई गैस है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो गैस हैं उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से समान होंगे, मतलब सेम से होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा, परंतु
उसी गैस का दूसरी गैस के अणुओं से संबंध बनाए या उनको कंपैरिजन किया जाए तो उनके अणु भिन्न भिन्न होंगे, मतलब दोनों गैसों के अणु एक साथ समान नहीं हो सकते हैं। ये इनका कहना था। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो था वो था गैस के अणुओं की सूक्ष्म गोल व कठोर कणों के रूप में कल्पना की गई जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होगा। क्या होगा? नगण्य होगा। मतलब गैस में जो भी प्रेजेंट है, गैस में जितने भी अणु प्रेजेंट होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो छोटे माइक्रो स्पेयर और सॉलिड, ऐसा अज्यूम किया जाता है जितने भी इसमें अणु हैं या जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रो स्पेयर और सॉलिड के रूप में होंगे, और उनका जो भी आयतन होगा, जो भी उनका वॉल्यूम होगा वो गैस के कुल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में लेस होगा, बहुत लेस होगा, मतलब नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये तीसरा पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट अब देखेंगे, गैस में उपस्थित अणु सदैव गति करते रहते हैं, परंतु एक सीधी दिशा में गैस में उपस्थित अणु सदैव गति करते रहते हैं परंतु एक सीधी दिशा में। मतलब गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स या अपन ने जो अज्यूम किए हैं वो हर वक्त कहीं ना कहीं गति करते रहेंगे, कोई रुकता नहीं। ये अपन ने जब अपन इसके इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तभी हमने ये बात कर ली थी कि गति हमेशा चलती रहती है। गैस में सबसे ज़्यादा दिखाई भी देगी, ठोस में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो उनका आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, फिक्स होता है। इसमें इसका कोई वॉल्यूम फिक्स तो है नहीं, जिसमें इसकी गति दिखती जाएगी, परंतु वो जैसी भी गति होगी कैसी? सीधी दिशा में होगी। ऐसे नहीं चलेगी, सीधी दिशा में चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट अब लिखेंगे अपन, गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं, पात्र की दीवारों से टकराते हैं, तो पात्र की दीवारें एक बल अनुभव करती है जो गैसीय दाब कहा जाता है। अभी अगर गति करेंगे, जैसे ये इसमें पड़ा है, अगर इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इधर या इधर मूवमेंट तो करेंगे, गति तो करेंगे, और जब ये गति करेंगे
तो ये क्या है, इसकी जो भी पात्र है उसकी दीवारें उन पे जाके टकराएंगे, फिर वापस भी लौटेंगे, टकराएंगे लौटेंगे। तो वो हम उसकी भी बात करेंगे। जब ये इस पर टकराते हैं तो ये दीवार पे किसी भी प्रकार का फोर्स या दाब लगाते हैं, ठीक है। और वो ही दाब क्या कहलाता है, उसका गैसीय दाब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया है 5 तक, ठीक है। अब हम 6 लिखने जा रहे हैं। ये 5 तक ये ध्यान रहेगी कि गैस के जितने भी अणु होते हैं, जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं गैस में, उसको क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। और समस्त अणु एक दूसरे से समान होते हैं हर अवस्था में, मतलब उनकी आकृति जो भी है वो सब, उनके आकार आकृति जो भी है उनकी सब समान रहेगी, परंतु दूसरे गैस के अणुओं से भिन्न रहेगी, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट क्या था, गैस के अणुओं में सूक्ष्म, गोल व कठोर माने जाते हैं, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनको माइक्रोस्फीयर और सॉलिड के रूप में माना जाता है, परंतु जो उनका आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में हमेशा कम रहेगा। गैस में उपस्थित जो भी अणु हैं वो हमेशा गति करते रहेंगे, परंतु एक सीधी दिशा में करेंगे। गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराएंगे, इधर हो या इधर हो, जब वो टकराएंगे तो वो दीवार एक बल अनुभव करेगी, वही बल क्या कहलाएगा, गैसीय दाब कहा जाएगा, ठीक है। ये हो गई, ये 5 पोस्टुलेट तो अपन ने पढ़ ली है। ऐसी अभी और भी पढ़नी पड़ेगी। सिक्स नंबर, इन अणुओं को ठोस गोलाकार के साथ साथ पूर्णतः प्रत्यास्थ भी माना जाता है, ठीक है। जिससे इनके व पात्र की दीवारों के मध्य होने वाली टक्करों के मध्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। क्या माना था इन्होंने, अगली पोस्टुलेट्स क्या थी कि जो भी ठोस गोलाकार थे उनके साथ साथ वो कैसे थे, पूर्णतः प्रत्यास्थ भी थे। पूर्णतः प्रत्यास्थ होने का मतलब जो भी था कि इनका क्या था कि ये पात्र, इसके साथ इनकी जो भी टक्कर होगी उसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होगी, जो इनकी एनर्जी है वही उनकी एनर्जी बनी रहेगी। ये था अगला। अब अगला पॉइंट इसके साथ देखते हैं, 7वां। इन अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है, ठीक है। ना ही इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रकर्षण, मतलब जो भी गैस है, इसके अंदर जो भी गैस है वो नो अट्रैक्शन, ना तो उसमें अट्रैक्शन है ना ही उसमें रिपल्शन है। ना ही उनमें अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है, और जो वो मूवमेंट ले रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का जी गुरुत्वाकर्षण बल जो अपने लगता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इनसे मुक्त होती है। अगला पॉइंट था अपना 8, किसी भी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी गैस के समस्त अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब ये जो इनका मोमेंट, इनकी वेलोसिटी जो भी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी, उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, किसके समानुपाती होगा, उस गैस के टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट इसका जो बचता है वो है गैस के समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? गैस के समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा, मतलब पर्टिकुलर जो भी अणु हैं उनका वेग होगा एक ही दिशा में, माना ये रहा, एक ही दिशा में तो हमने बोला था, पर इनकी जो भी वेलोसिटी है सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, और इस वेलोसिटी का मतलब और इस एनर्जी का मतलब जो है वो है एवरेज वेलोसिटी से है और एवरेज एनर्जी से है। समझे? मतलब गैस के समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते। तो ये जो वेग और ऊर्जा है वो कौन से हैं? एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज एनर्जी है, क्योंकि इनमें देखो कई गैस मॉलिक्यूल्स में कई पाए जाएंगे, तो सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी एवरेज निकलेगी, और वो हर बार एक वेलोसिटी से नहीं चलेगा, बार बार उसका चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो टकराएगा फिर वापस आएगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, तो वो एवरेज में जाएगी। इसलिए ये इनकी 9 पोस्टुलेट्स थी, किसकी? गैसों का अणुगति सिद्धांत से। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने कितनी पोस्टुलेट्स पढ़ी हैं? 9। ठीक है, अब इन 9 पोस्टुलेट से हम ऐसा करते हैं कि अब एक इक्वेशन अराइज होगी, यहाँ से अपन वो इक्वेशन बनाएंगे, और वो इक्वेशन समस्त जितने भी गैसों पर जो भी नियम लागू होते हैं, जितने भी गैस पे नियम लागू होंगे, आदर्श गैस पे जितने भी नियम लागू होंगे, वो इक्वेशन उन सब के लिए लागू होगी। अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है यहाँ से। अपन बनाते हैं इसको, ये
इसको बोल दो या इस वाले को बना दो वाले आप, इसमें इसको बना दो वापस आगे, इसमें इसको बना दिया, ठीक है। z x y, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई l बॉक्स की, इधर से भी l, यहाँ से भी l ही है, ठीक है। ये बी, ठीक है। ये हमने एक बॉक्स बना लिया है, इसमें कुछ गैसें जो भी हो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें इनकी ये वेग दे रखा है हमने, ये वेग बता रखा है, वेलोसिटी बता रखी है उनकी, ठीक है। ये मैंने माइनस इसलिए लगा रखा है, एक अगर एक तो एक एक्सिस के अलोंग चल रहा है, दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट जाने वाले में मैंने साइन माइनस का लगा दिया, ठीक है। माना कोई घन आकार का बॉक्स है, घनाकार का बॉक्स है जिसमें कोई गैस भरी हुई है, भरी हुई है। बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की भुजा की लंबाई क्या है, L सेंटीमीटर सेकेंड। गैस में विद्यमान कुल अणुओं की संख्या n ठीक है। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m ग्राम, ठीक है। अणु का माध्य वेग Vx सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब टक्कर मारने से पूर्व संवेग क्या होगा, mvx। टक्कर मारने से पूर्व संवेग mvx। टक्कर मारने के बाद संवेग क्या होगा, माइनस का mvx, ठीक है। ये विपरीत दिशा वाला ही है, तो संवेग में कुल परिवर्तन कितना होगा, प्रत्येक टक्कर में संवेग परिवर्तन mvx माइनस mvx, टोटल होगा 2mvx, हो गया।
एक टक्कर से दूसरी टक्कर में अणु को दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? एक बार इधर चलेगा, दूसरी बार इधर चलेगा, तो L इधर गया, L इधर गया, तो कितना हो गया है? 2L दूरी तय कर रहा है वो, ठीक है। और उसका संवेग ये है। एक टक्कर में लगने वाला समय क्या है? 2L/Vx, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से निकाल रहे हैं हम। एक टक्कर में लगने वाला समय ये हो गया है। तो एक सेकंड में होने वाली टक्कर, एक सेकंड में होने वाली टक्कर कितनी होगी? Vx/2L, Vx/2L, ठीक है। और एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन कितना है? mvx। और एक टक्कर में एक सेकंड में होने वाली टक्कर ये है। हो गया दोनों? एक ये याद रखो, एक ये याद रखो। अगला पॉइंट है, एक सेकंड में अणु द्वारा दीवार A व B, A पर होने वाले संवेग परिवर्तन 2mvx × Vx/2L क्या आ जाएगा? mvx²/L। क्या? एक सेकंड में अणु द्वारा दीवार A पर होने वाले संवेग परिवर्तन, इस पर संवेग परिवर्तन कितना होगा उस टाइम पे? एक सेकंड में mvx²/L, ठीक है। ये दीवार A पर हुआ है, इसी प्रकार दीवार B पर भी होगा। जैसे ये हुआ है, दीवार A पर संवेग परिवर्तन कितना हुआ है? एक सेकंड में mvx²L। इसी प्रकार दीवार B पे कितना होगा? mvx²/L। अब वहीं वापस वही आ गया। एक सेकंड में एक अणु द्वारा होने वाला संवेग परिवर्तन, मतलब दीवार A पर जो अणु था, पहले यहाँ टक्कर मारी, ये हुआ, उसके संवेग में परिवर्तन, उसी ने फिर B पे मारी तो ये हुआ, तो टोटल कितना होगा? mvx²+L, ठीक है। तो कितना हो गया? 2mvx²/L, यही हुआ। अब ये किस पर हुआ है? अपने x एक्सिस पर हुआ है। कौन से एक्सिस पर हुआ है? x एक्सिस पर हुआ है। ऐसे ही अब y और z एक्सिस पर भी होगा, ठीक है। वो क्या होगा? 2mvx²+L + 2mvy/L + 2mv²z/L, ठीक है, यही होगा। यहाँ से संवेग परिवर्तन का क्या मतलब रहा? 2m/L vx² + vy² + vz², ठीक है। ये हो गया। अपन ने एक सेकंड में दीवार A पर देखा कि संवेग परिवर्तन कितना है? mvx²/L। इसी प्रकार उसी अणु का दीवार B पर भी देखा। फिर
टोटल देखा उस अणु द्वारा 1 सेकंड में दोनों टाइम में कितना अंतर, कितना मिलेगा संवेग परिवर्तन, ये मिला। तो जो x पे मिला वही y और z पे भी मिलेगा, तो वो हमने ये निकाल लिया है। यहाँ से हम नॉर्मलाइज करके इसको ऐसा बोल सकते हैं v स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ये बोल सकते हैं इसके साथ। यहाँ से हम यही चीज़ यहाँ बोली जा सकती है ना, v स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट v स्क्वायर पुट कर सकते हैं। संवेग परिवर्तन कितना लिख सकते हैं आप टोटल, हम तीनों आयाम में चल रहे हैं, तीनों अक्ष पे चल रहे हैं, तो 2m v स्क्वायर अपॉन l लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा बना लीजिए, v आपको ये ध्यान रहना चाहिए कौन सा है, ये रहा, ठीक है। इस v को हम क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या इसके नीचे ऐसे भी लिखा जा सकता है VRMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर बॉक्स में n अणु हो तो ये क्या हो जाएगा, 2m n v स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को क्या हम क्या कहते हैं, बल, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, F बराबर 2mnv स्क्वायर अपॉन l लिख सकते हैं, ये हो गया। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो P बराबर F अपॉन A, ठीक है। A क्या है, एरिया किसका, बॉक्स का। तो बॉक्स का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है बॉक्स का, L स्क्वायर। इसमें कितनी दीवारें हो गई, 6 दीवार हो गई, कितनी दीवार है, 6 दीवार, तो 6L स्क्वायर, ठीक है। किसका एरिया आ गया, फोर्स की वैल्यू एरी किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में, ये और ये किस में रखना है, 3 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 व 2 को 3 में रखने पर, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, P बराबर 2mn v स्क्वायर अपॉन L इंटू 1 प्लस 6L स्क्वायर। ये यहाँ से क्या आ गया, 2mn v स्क्वायर अपॉन L क्यूब, क्या आया है, L क्यूब आया है। अब मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया था, तो इस यूनिट कन्वर्जन में आपको क्या देखा होगा, आपने क्या देखा था, वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम की।
यूनिट की कैसे करें, वॉल्यूम का देखा था हमने। इसे देखिए L³ आ गया, क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं P बराबर 2/3 mnv² अपॉन v। ये v अलग है, ये वेलोसिटी वाला है, ये वॉल्यूम वाला है, ठीक है। अब PV, ये v कहाँ भेज दिया हमने, यहाँ भेज दिया है। तो PV बराबर 2/3 mnv², ठीक है। ये देखिए 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, सॉरी 1/3 होगा। क्या होगा ये, 1/3 होगा। क्या आया है, PV बराबर 1/3 mnv²। ये गैस अनुगति सिद्धांत का इक्वेशन, यहाँ हमने एक इक्वेशन बना दी। जैसे PV बराबर nRT भी हमने ही बनाई थी, 3 नियम मिला के। यहाँ हमने गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार, उसकी गति के अनुसार हमने एक और फॉर्मूला बनाया जो भी PV के ही बराबर है। या nRT था या mnv² था। ये भी जितने भी नियम थे आदर्श गैस के लिए, जितने भी नियम लागू होते हैं उन सब पर ये भी लागू होगा, ठीक है। क्या, 1/3 mnv²। चलो वो भी देखते हैं अब कैसे कैसे लागू होगा ये। सबसे पहले हम जो अपन ने सबसे पहले नियम पढ़ा था वो पढ़ा था, बॉयल्स लॉ ही पढ़ा था। अब इसी पर हम वापस लागू कर देते हैं, ठीक है। अणुगति सिद्धांत अभिग्रहितियों के अनुसार गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उसके परमताप के समानुपाती होती है। ये हमने इसके एक अभिकृति में पढ़ा भी था कि जो गतिज ऊर्जा होती है, औसत गतिज ऊर्जा, वो उसके परमताप के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब 1/2 mv² इज प्रोपोर्शनल टू T। अब क्या करेंगे, 1/2 mv² बराबर kT, ठीक है। अब अपन इसमें से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे PV बराबर 1/3 mnv² के बराबर सा हो जाए, ठीक है। ऐसा क्या बनाएं कि ये ऐसा हो जाए। तो अपन इसको 2/3n से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो 2 से 2 कट, 1/3 mnv² बराबर 2/3 nkT, यही हुआ। ये किसके बराबर हो गया, फिर से जो अपन ने अभी अणुगति सिद्धांत में जो समीकरण निकाला था उसके बराबर आ गया है। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, PV बराबर 2/3 nkT लिखा जा सकता है, सही है। अब अगर हम इसमें से PV को कांस्टेंट, अब इस इक्वेशन में हम किसको किसको कांस्टेंट कर देंगे, ये तो पहले से ही K तो पहले से ही कांस्टेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर इनको अगर कांस्टेंट कर दूं तो PV बराबर क्या बचेगा, कांस्टेंट ही तो बचेगा। अगर इस कांस्टेंट को हटाता हूं तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P तो होता है।
बॉयल्स लॉ यही तो था, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी तो होता है, यही तो बॉयल्स लॉ था, हो गया लागू। हम यही तो कह रहे थे कि अगर हमने जब ये अणुगति सिद्धांत निकाल लिया है तो ये सब नियम जो गैस पर, आदर्श गैस पर पहले जो लागू हो रहे थे उनके लिए ये भी लागू होगा, और ये हमने इससे प्रूफ कर दिया है। तो अब ये बॉयल्स लॉ के लिए लगा है तो ये चार्ल्स के लिए भी लग जाएगा, अवोगाड्रो के लिए भी लग जाएगा, ठीक है। चार्ल्स के लिए देख लेते हैं। चार्ल्स के लिए V/T 2/3 NkP, ठीक है। क्या क्या कांस्टेंट करना है, N और P को कांस्टेंट कर दो, N और P को कांस्टेंट कर दो, V/T बराबर 2/3 NkP। ये ऐसे ही इसका रिलेशन इसमें निकलेगा, ये निकल के अगर N और P को कांस्टेंट कर दे तो V/T बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं तो V प्रोपोर्शनल T, यही चार्ल्स लॉ था, हो गया। अगला कौन सा है, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, उसमें अवोगाड्रो पढ़ा था। अवोगाड्रो में हमने नंबर ऑफ मोल्स ही तो देखे थे कि V प्रोपोर्शनल टू N। अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ के लिए हम क्या करेंगे कि PV बराबर 1/3 M1 N1 V1 का स्क्वायर, PV बराबर 1/3 M1 N1 M2 V2 का स्क्वायर। ये गैस फर्स्ट के लिए है, ये गैस सेकंड के लिए है। अवोगाड्रो में हमने पढ़ा भी था कि समानता पे समान परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। अवोगाड्रो में PV बराबर 1/3 Mn V1 का स्क्वायर, गैस फर्स्ट के लिए, गैस सेकंड के लिए। इनमें PV जो भी होंगे समान परिस्थितियां ही होगी। जब हमने लॉ पढ़ा तब भी तो यही पढ़ा था, समान परिस्थितियों पे ही बात करते हैं इसके, ये समान परिस्थितियों पे होगी। मतलब अब PV इधर है, PV बराबर जो PV समान परिस्थितियाँ ले ली है तो 1/3 Mn V का स्क्वायर N1 बराबर 1/3 M2 V2 V स्क्वायर N2 बराबर होगा, ठीक है। दोनों गैसों के ताप समान हो तो गतिज ऊर्जा भी समान होगी। ये हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये हमने अभिकृति में पढ़ा भी था कि गैस के ही किसके समानुपाती होती है, उसके परमताप की तो होती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके परमताप के समानुपाती होती है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ताप समान हो तो गतिज ऊर्जाएँ भी समान होगी। तो हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर, यही होगा। अब ये 1 है, ये 2 है, 1/2 कर दो, डिवाइड करने पर 1 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा, 1/3 Mn1 ये रहा y बराबर 1/3 M2 V2 N2 अपॉन 1/2 M1 V1 का स्क्वायर 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। ये इससे कट हो गया पूरा, 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, M2 से M2, V2 से V2 का कट। लास्ट में बचा क्या, N1 बराबर N2, ठीक है। यही तो बचता है, यही हमने अवोगाड्रो लॉ में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल 1 पहली गैस के और दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, ठीक है। अब ये तो आ गए 3 तक।
इसका फोर्थ पढ़ना है। तीन लॉ तो हमने पढ़े थे उस वक्त, तो तीनों का हमने प्रूफ भी कर दिया कि ये तीनों पर गैस अणुगति सिद्धांत काम करता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में पढ़ना है वो पढ़ना है डाल्टन का आंशिक दाब। मतलब 2-3 गैसें होगी, उनका जो प्रेशर होगा उन सब का मिक्स, उन सब का सम कर देंगे तो वो प्रेशर इक्वल होगा डाल्टन, तो वो डाल्टन का गैसीय आंशिक दाब होगा। ये 4th नंबर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, विभिन्न गैसों का मिश्रण लेंगे, ठीक है, और उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, के ई जो होगी वो K1 E1 Ke1 प्लस Ke2 एंड सो ऑन। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर 1/2 हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम n से मल्टीप्लाई कर देवे, n से मल्टीप्लाई कर देवे 1/2 mn v स्क्वायर n, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा n1 प्लस m2 v2 v स्क्वायर n2 एंड सो ऑन। अब जो अपने पास जो इक्वेशन थी कौन सी थी, PV बराबर 1/3 mn v स्क्वायर थी ना, हम इसमें ऐसा क्या करेंगे, ये ऐसा बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, तो हम अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें मैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3/2 PV बराबर 1/2 mn v स्क्वायर, ये बन रही है। हमने क्या किया, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बन गई। तो इसकी जगह अब क्या रख सकते हैं, 3/2 PV, 3/2 PV इज इक्वल टू, अब इसकी जगह भी रख सकते हैं 3/2 P1 V1 प्लस 3/2 P2V प्लस 3/2 P3V एंड सो ऑन। या मैंने V ही क्यों लिया है, क्योंकि ये जो मिश्रण है वो एक ही पात्र में है, ये जो भी मिश्रण है वो कौन से में है, एक ही मिश्रण में है, एक ही पात्र में है, तो इसका वॉल्यूम एक ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ सब जगह V लिया है। ठीक है, V कॉमन आगे कट भी जाएगा, 3/2 भी कॉमन आगे कट जाएगा, 3/2 V कॉमन लेते हैं तो यहाँ से P, यहाँ से भी 3/2 V कॉमन लेते हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ये कट हो गया, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इनके आंशिक दाब हो गए मिश्रण में, सब जो भी मिश्रण में जो भी गैसें थी उन सबका आंशिक दाब ये है, उसका सम टोटल क्या होगा, P कहलाएगा। यही तो डाल्टन लॉ था, क्या है, यही तो डाल्टन लॉ है। हो गया, ऐसा ही एक और पढ़ना है, फिफ्थ नंबर पे ग्राहा का विसरण का नियम, विसरण का नियम। हम क्या जानते हैं, PV बराबर 1/3 mn v स्क्वायर, इसमें जो
m और n है मास और मोल। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो ये क्या है, गैस का कुल द्रव्यमान ही तो है, कुल द्रव्यमान m है। क्या है, गैस का कुल द्रव्यमान m है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, PV बराबर 1/3 mv²। ठीक है। अब एक चीज़ हम जानते हैं, साइड में हम लिख लेते हैं, डेंसिटी घनत्व, वो क्या होता है, m/v होता है, m/v होता है। तो अब हम क्या करेंगे, v² बराबर 3PV/m कर दिया। ठीक है, v² बराबर 3PM/v, इसे हम क्या लिख सकते हैं, v² बराबर 3p/d और v बराबर √3p/d, ये भी लिख सकते हैं। अब एक लाइन लिखेंगे, विसरण की दर अणुओं के वेग पर निर्भर करती है। जो भी विसरण, मतलब एक छोटा सा होल होगा, उसमें से गैस जो पास होगी उसकी दर या उसका वेग, जो भी इसके निकलने की दर होगी, इस छोटे से होल में जो भी गैस निकल रही, विसरित हो रही है, वो किस पर निर्भर करती है, उसके वेग पर निर्भर करती है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू V, और साथ ही वो किस पे डिपेंड करती है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √d, उसकी डेंसिटी पर भी निर्भर करती है। ये दो याद रखने हैं, यही ग्राह के नियम है। ठीक है, एक चीज़ और लिख लीजिए। अब हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, अणुगति समीकरण व गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, ये क्या था, PV बराबर 1/3 mnv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। तो अब फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वैसा कुछ आ जाए, या इसमें से किसको निकाल दें, इसको 2/3 और n यहाँ लिया है, तो बचा क्या, 1/2 mv²। ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें 3/2 n को, तो ये हो सकता है, दोनों में से आप जिसमें भी करो, जैसे मैंने इसमें कर दिया कि 3/2 n से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो अब ये क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी बच गया है, तो 2/3 n इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और ये PV अब मैं इधर भेज दूं तो 3/2 PV/n इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं। और अब यहाँ से आपको अपनी आइडियल इक्वेशन जो पहले थी, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV बराबर nRT। तो PV बराबर nRT, तो PV बराबर n बराबर क्या होता है, RT। कहाँ रख सकता हूँ, इस जगह रख सकता हूँ, तो 3/2 RT बराबर KE। ये आगे हमारे बड़ी काम की चीज़ है। और यहाँ से हम रिलेशन देखें तो R तो क्या है, वैसे ही कांस्टेंट है, ये वैसे भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, उस गैस के परमताप के। ये हमने अभिव्यक्ति में लिखा भी था और ये हमने इसमें प्रूफ भी किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।